हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक है आज का रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी, पनिशमेंट ऑफ द वैकेशियस सर्च। क्या दिया है इसमें, आइए हम देखते हैं। सॉरी। एनी अथॉरिटी और ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर आफ्टर विदाउट रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। हाँ जी, क्या दे रहा है इसमें कि जो भी कोई अथॉरिटी या ऑफिसर है जो कि पावर्स एक्सरसाइज करता है इस एक्ट में, ठीक है, या रूल्स जो मेड हैं वो विदाउट रीजंस रिकॉर्डिंग इन राइटिंग सर्च करता है या कॉज टू बी सर्च एनी बिल्डिंग, मतलब कि उसके पास रीजंस नहीं है इन राइटिंग फिर भी वो बंदा सर्च कर रहा है, ठीक है ना। और causes to be searched, causes to be searched any building or place, ठीक है। उसके बाद है डिटेन्स और सर्चेस अरेस्ट एनी पर्सन, या फिर वो अरेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और shall for any offense be liable for conviction for imprisonment for a term विच मे एक्सटेंड टू 2 years, उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन जो कि 50,000 तक हो सकता है, और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। वैसे वैक्सीशियस का मतलब होता है विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड्स, मतलब आपके पास प्रॉपर ग्राउंड्स हैं और आप लगे सर्च करने। उसके बाद है अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दे या फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन हो, जो पर्सन विलफुली एंड मैलिशियसली, मतलब कि इंटेंशनली जो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दे और इसकी वजह से अरेस्ट हो जाए, सर्च हो और कन्विक्शन टू बी मेड लायबल फॉर इम्प्रीजन, तो फिर इसमें क्या होता है, इम्प्रीजनमेंट होती है, तो फिर वही ये इसमें भी 2 साल या फाइन 50,000 या बोथ। इफ एनी पर्सन बीइंग लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ ऑफ एनी मैटर, अगर कोई पर्सन जो लीगली बाउंड है वो ट्रुथ बताए एनी मैटर जो कि रिलेटेड है ऑफेंस का, और रिफ्यूजेस टू आंसर अंडर सेक्शन, रिफ्यूजेस टू आंसर एनी क्वेश्चन पुट टू हिम बाय एन अथॉरिटी, तो लीगली बाउंड जो है कोई पर्सन, उसने सच बताना है लेकिन वो रिफ्यूज कर रहा है, तो रिफ्यूज करता है कि मुझे नहीं साइन करना कहीं पर भी, ठीक है, या प्रोसीडिंग्स में जो भी लीगली रिक्वायरमेंट है, या फिर जिसको समन आया है, या फिर जिसको एविडेंस देना है या फिर प्रोड्यूस करने बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट्स, और वो नहीं कर रहा, ओमिट कर रहा है, इस सब मना कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी पेनल्टी करी जाएगी जो कि मिनिमम 500 है, जो कि 10,000 तक हो सकती है पर फेलियर, फॉर ईच फेलियर, हर एक फेलियर के लिए। नो ऑर्डर शेल दिस सेक्शन बी पास्ड बाय एन अथॉरिटी रेफर्ड इन सब सेक्शन, कोई भी ऑर्डर जो है इस सेक्शन में shall be passed by the authority referred to in subsection 2 unless the person on whom the penalty is proposed to be imposed is given an opportunity of being heard in the matter। देखो ये तो है ही कि कोई भी ऑर्डर तब तक नहीं पास होता जब तक कि इस बंदे को अपॉर्चुनिटी ना दी जाए सुनवाई के लिए। Notwithstanding anything contained in clause C of subsection 2, a person who intentionally disobeys any direction issued under section 50 shall also be liable to proceed against other section 174 की जो person intentionally disobey कर दे किसी भी डायरेक्शन को जो कि इशूड है उसके लिए भी प्रोसीडिंग, उसके लिए भी अगेंस्ट 174 इंडियन पैनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। Cognizance of the offences. No court shall take cognizance of any offence under section 62 or subsection 1 of section 63 except with the previous sanction of central government। इसमें इन्होंने बेसिकली क्या दिया है, नो कोर्ट, ये कह रहे हैं कोई भी कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस किसी भी ऑफेंस का नहीं लेगी, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस किसी भी कोर्ट ऑफेंस का नहीं लेगी अंडर सेक्शन 62 का सबसेक्शन 1 एक्सेप्ट विद प्रीवियस सेंक्शन, मतलब कि
सैंक्शन दिया नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप लगे नॉलेज अवेयरनेस लेने पूरे उसकी कि क्या है क्या नहीं, नहीं ले सकती कोई कोर्ट, ठीक है ना। कॉग्निजेंस वर्ड पहले भी आया था जिसमें आप नॉलेज ले रहे हो, अवेयरनेस ले रहे हो कि क्या है क्या नहीं है, तो आपको सबसे पहले सैंक्शन चाहिए होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर से या सैंक्शन कर देगी या रिफ्यूज कर देगी 90 डेज के अंदर अंदर रिक्वेस्ट में, ठीक है ना। उसके बाद है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, रिक्वेस्ट की, ठीक है। हाँ जी, सेक्शन 65 इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि जो प्रोविजंस है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ये अप्लाई होती हैं इन सो फॉर एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू अरेस्ट, सर्च, सीजर, अटैचमेंट, कन्फिस्केशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड ऑल अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। ये प्रोविजंस है ये अप्लाई होती हैं एंड इन सो फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट, वो इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जिसमें कि अरेस्ट, सर्च, सीजर, अटैचमेंट, कन्फिस्केशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन या अदर प्रोसीडिंग्स है। रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी, अगर कोई फाइन और पेनल्टी इम्पोज करी जाती है किसी पर्सन के ऊपर अंडर सेक्शन 13 या 63 और जो नहीं पे की जाती विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इम्पोजिशन, जब आपको फाइन लगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो डायरेक्टर है या फिर कोई ऑफिसर है कि जो ऑथराइज हो उसके बिहाफ पर वो प्रोसीड किया जाता है रिकवर करने अमाउंट उस पर्सन से उस मैनर में जो कि प्रेस्क्राइब है शेड्यूल सेकंड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द रिकवरी एरियाज, बिकॉज जो उसमें है वैसे ही ये करते हैं और ही और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन हिज बिहाफ शैल हैव ऑल द पावर, और जो बंदा है उसके पास जो ऑफिसर ऑथराइज्ड है इसके पास सारी पावर्स होंगी टैक्स रिकवरी ऑफिसर की जो मेंशन्ड है इन द सेट शेड्यूल फॉर द सेट पर्पस। Offenses by companies, where a person committing a contravention of any of the provisions of this act or of any rule, direction, or order made thereunder is a company. Every person who at the time the contravention was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। हाँ जी, क्या कह रहा है इसमें ये, कंपनी के ऑफेंसेस की बात कर रहा है कि जो पर्सन है जिसने कमिट किया है कोई भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया, नहीं माना, गलत उनके उन्होंने प्रोविजंस नहीं की, उसको कॉन्ट्रावीन किया, कुछ ऐसा कमिट किया, जो डायरेक्टर है या कोई ऑर्डर है जो मेड हुआ है, कोई भी पर्सन है जो कि एट द टाइम जो कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड था, इंचार्ज था, जहाँ रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के लिए, उसके बिजनेस के कंडक्ट के लिए एज वेल एज कंपनी के लिए, उसी को गिल्टी माना जाएगा। बिकॉज कंपनी तो एक कंपनी जो है उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, कंपनी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कंपनी एक ऐसी आर्टिफिशियल बॉडी है जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन से बनी है, तो इसलिए जो पर्सन इंचार्ज है या रिस्पॉन्सिबल है जिस टाइम पे हुआ था उसको जो है गिल्टी मानकर उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी एंड शैल बी लायबल, वही लायबल होगा टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड punished accordingly. Nothing contained in this subsection shall render any such person liable to punishment if he proves that the contravention took place without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent such contravention। कहते कुछ ऐसा इस सबसेक्शन में ऐसा रेंडर नहीं करता कि जो पर्सन है लायबल है पनिशमेंट के लिए अगर वो प्रूव कर दे कि अगर वो सब कुछ जो भी हुआ, जो भी कॉन्ट्रावेंशन गलत का हुआ, वो उसकी नॉलेज के बिना हुआ, और या फिर उसने जो भी किया विद ड्यू डेलिजेंस किया और उसने कोशिश पूरी की है कि कॉन्ट्रावेंशन हो जाए, प्रूव करना पड़ेगा उसको बेसिकली ये चीज़ कि मैंने ऐसा किया कि प्रिवेंट हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा विच अनबाउंडेड कंट्रोल कुछ ऐसा चीज़ें हो गया कि भी वो हो गया, ठीक है ना। Notwithstanding anything contained in subsection 1 where a contravention of any of the provisions of the act or of any rule or action
order made their intentionally committed by the company proves that the फिर वही चीज़ कह रहे हैं ये कह रहे हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कुछ भी जो है जो सबसेक्शन 1 में है जहाँ पे कि जो जो कॉन्ट्रावेंशन की बात कर रहे हैं प्रोविजंस की एक्ट के रूल की जो डायरेक्शन या फिर ऑर्डर जो मेड हुआ है जो कमिट हुआ है कंपनी और प्रूव किया गया है कि कॉन्ट्रावेंशन कंसेंट से हुई थी और इस एट्रीब्यूटेबल कोई निग्लेक्शन हुई थी निग्लेक्ट पार्ट था डायरेक्टर का मैनेजर का सेक्रेटरी का या किसी भी ऑफिसर का कंपनी का तो फिर वही डायरेक्टर मैनेजर या सेक्रेटरी या ऑफिसर जो भी उस टाइम पे इंचार्ज था जिसके इंचार्जशिप में ये काम हुआ था उसी को गिल्टी मान लिया जाएगा और उसी को लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली आगे हैं फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन कंपनी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ कोर्स आपको पता है जो कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है इंक्लूड्स फर्म एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और डायरेक्टर मीन्स पार्टनर भी फर्म का ठीक है उसके बाद है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट अ कंपनी में बी प्रोसिक्यूटेड कहते हैं डाउट्स के रिमूवल के लिए ये क्लैरिफाई किया जाता है कि जो कंपनी है मे बी प्रोसिक्यूटेड notwithstanding whether the prosecution or conviction of any legal juridical person shall be contingent on the prosecution or conviction of any individual. इसमें ये कह रहे हैं कि डाउट्स के रिमूवल के लिए ये क्लैरिफाई किया जाता है में क्लैरिफाइड दैट जो कंपनी है वो मे बी प्रोसिक्यूटेड या फिर वेदर द प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन है जो लीगल जस्टिफिकेशन पर्सन का बी कॉन्टिजेंट on the prosecution or conviction of any individual act to have overriding effect. Just a minute. Act to have overriding effect में क्या है The provisions of this effect shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any law for the time being in force. जो provisions में है shall have effect जो कि कुछ भी होगा लॉ में लेकिन ये जो लॉ है ये जो एक्ट है ये ओवरराइड करेगा कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी यहाँ पर कहा है कि जो प्रोसीडिंग्स की बात करी है कॉन्टिन्यूशन की अगर डेथ हो जाए या फिर इंसॉल्वेंसी का केस हो वेयर एनी प्रॉपर्टी और पर्सन हैज बीन अटैच्ड यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है और पर्सन है वो प्रॉपर्टी है किसी पर्सन की जो है उसे अटैच किया जाता है अंडर सेक्शन 8 और कोई भी अपील उसके अगेंस्ट और कोई भी अपील उसके अगेंस्ट जो है प्रेफर नहीं है जहां पर कोई भी प्रॉपर्टी पर्सन की अटैच्ड है सेक्शन 8 के अंदर और कोई भी अपील उसके अगेंस्ट नहीं है कि प्रॉपर्टी अटैच्ड होगी आपने अपील ही नहीं करी इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को मानते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग का है या फिर अपील है जो प्रेफर्ड हुई है वो अपील ट्रिब्यूनल को है ठीक है उसके बाद इन केस इन अ केस रेफर टू क्लॉज ए सच पर्सन डाइज और इनएडजुकेटेड अगर वो पर्सन मर जाता है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है बिफोर प्रेफरिंग एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर अगर वो पर्सन डाई या इंसॉल्वेंट हो जाता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी तो ये हमको बता रहे हैं कि कॉन्टिन्यूएशन में प्रोसीडिंग्स में अब यहाँ पर इसने दिया ही नहीं अभी अभी अपील फाइल ही नहीं करी है और उसकी डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया अभी उसने अपीलेट ट्रिब्यूनल को कर दी है और वो डेथ हो गई है और या फिर इंसॉल्वेंट हो गया देन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना उसका वही सब कुछ जो है एजाइनी या ऑफिशियल जो भी होगा एज द केस में भी प्रेफर करेगा अपील को अपीलेट ट्रिब्यूनल को एज द केस में भी और कंटिन्यू करेगा बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल जैसा भी केस होगा उसके अकॉर्डिंगली और उसको कंटिन्यू टू अप्लाई टू सच अपील यहाँ पर आफ्टर पासिंग अ डिसीजन और ऑर्डर बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड टू द हाई कोर्ट यहाँ पर डिसीजन पास करने के बाद या ऑर्डर बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल
नो अपील हैज़ बीन प्रेफर टू द हाई कोर्ट। उसके बाद कोई भी अपील जो है हाई कोर्ट में नहीं प्रेफर्ड होगी। ठीक है। अंडर सेक्शन 42 एनी सच अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड टू एनी सच अपील जहाँ पर प्रेफर्ड होगी देन यहाँ पर क्लॉज ए में पर्सन जो है एंटाइटल्ड है फाइल वो करने के लिए अपील मर जाए या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए वाइल बिफोर प्रेफरिंग एन अपील टू द हाई कोर्ट। यहाँ पर जो केस है यहाँ पर जो पर्सन है उसने फाइल किया अपील वो मर जाए और एडजुडिकेटेड हो जाए एज इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील बिफोर द हाई कोर्ट। आगे है then it shall be lawful for the legal representatives of such person, the official assignee or the official receiver, as the case may be, to prefer an appeal to the High Court or to continue the appeal before the High Court। कि प्रेफर करे उस अपील को हाई कोर्ट में और कंटिन्यू करे बिफोर द हाई कोर्ट इन प्लेस ऑफ सच पर्सन एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 shall so far as they may be apply or continue to apply to such appeal। और जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगी अंडर सेक्शन 42 so far as may be apply and continue to apply होती रहेंगी। आगे है the powers of the officially assignee to the official receiver under subsection 1 or Section 2 shall be exercised by him subject to the provisions of the presidency terms। जो पावर्स हैं ऑफिशियल असाइनी की या फिर ऑफिशियल रिसीवर की वो एक्सरसाइज होंगी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वी एक्ट 1909 या फिर प्रोविजनल प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 एज द केस में बी। इसके बाद हमारे पास ये कंक्लूजन है और हमारा चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। कंक्लूजन डज मनी लॉन्ड्रिंग मीन सॉफ्टनिंग और नोजस। नहीं, ये तो पूरे चैप्टर का ही दे रखा है, ये कुछ आपके खास इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें। सो गाइस इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है। आप स्कैनर से इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको आइडिया भी हो जाएगा। नहीं तो जब मैं अपनी रिवीजन वीडियोस डालूंगी तब मैं इसमें स्कैनर के क्वेश्चन भी ज़रूर डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।